हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यानी कि रासायनिक बलगतिकी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आज का हमारा पार्ट नंबर 9 है। ये जो वीडियो है ये 9वां वीडियो है इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग नियम और इसी के साथ साथ शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो सामान्य लक्षण थे उनके बारे में पढ़ा था। आज का वीडियो या आज का टॉपिक चालू करने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अगर आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आप इनके एग्जाम्पल भी वहां पे बताएंगे, तो 2-4 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद आज का जो टॉपिक है वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सामान्य लक्षण। ये टॉपिक चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जब हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ा रहे थे तभी बताया था कि HBr का निर्माण H2 और Br2 का आपस में मिलकर HBr का निर्माण करना यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। लेकिन यह अभिक्रिया अभी शून्य कोटि की नहीं है। बता चुके हैं ये चीज हम कि सामान्य परिस्थितियों में ये द्वितीय कोटि की होगी, लेकिन जब यही अभिक्रिया Hν यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यानी कि इस अभिक्रिया के लिए जो R होगा वो K H2 की पावर 0 एंड Br2 की पावर भी 0। यानी कि ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का इस अभिक्रिया पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही ब्रोमीन की। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है H2 और Cl2 का आपस में जुड़कर यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रकाश की उपस्थिति में संयोग करके HCl का निर्माण करना। ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और तीसरा एग्जांपल है हमारा यहाँ पर Au यानी कि गोल्ड के पृष्ठ पर Hi का अपघटन यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन गोल्ड के पृष्ठ पर। यह भी हमारी जो अभिक्रिया होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि टंगस्टन यानी कि ये W टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन NH3 का अपघटन टंगस्टन के पृष्ठ पर, ये जो अभिक्रिया होती है ये भी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रियाएं हमारे सामने लिखी हुई हैं इन पर, इन अभिक्रियाओं के वेग पर जो ये अभिकारक हैं इन अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये सभी अभिक्रियाएं हमारी किस प्रकार की हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया की हैं। अब आज का टॉपिक चालू करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब जैसे ही हमने प्रथम कोटि कहा है आप सभी के मन में इसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियोज में हम लोग काफी अच्छे से समझ चुके हैं कि आखिर कोटि का मतलब क्या है। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। क्या ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, इसकी डेफिनेशन अगर पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है और समझा है उसे तो ये तुरंत आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसके वेग पर या जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती हो, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, यानी कि
जो R हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के। ये अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग नियम होगा वो क्या होगा? R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। सिंपली यहां से भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगर डेफिनेशन समझते हैं आप तो इसका आगे का जो प्रूफ होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम कैसे निकालते हैं। तो उसके प्रूफ के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक कोई रिएक्शन एज्यूम करते हैं, जैसे कि अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। सपोज ये कोई हमारी एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के लिए जब टाइम 0 होगा यानी कि t बराबर 0 होगा तो A की कंसंट्रेशन कंप्लीटली 100% होगी, हम मान लेते हैं A। अब जब t बराबर t टाइम हो चुका है यानी कुछ समय अभिक्रिया हो चुकी है तो ये A से x जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो चुकी होगी, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर चुकी होगी। तो अब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है यानी बची हुई कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या है? A माइनस एक्स है। पीछे बता चुके हैं हम कि अब अगर हम किसी सूक्ष्म समय dt के लिए बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस dx। तभी हम यहां से तात्कालिक वेग निकाल पाएंगे यानी स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी या रेट कह सकते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें, इसी a को हम लोग इनिशियल टर्म के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं a नॉट के लिए, और फाइनल कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते थे बड़े ब्रैकेट में a करके। अब यहां अगर देखा जाए तो ये जो a नॉट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है, और ये जो है ये अंतिम सांद्रता है। इतना सभी को समझ में आ गया कि ये जो a है ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये जो a माइनस एक्स है ये क्या है? अंतिम सांद्रता है। किसके लिए? dx अपान dt के लिए। तो यहां से अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? अब अगर हम यहां से अभिक्रिया का वेग नियम लिखें तो जो अभिक्रिया का वेग नियम है वो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के ए की पावर n होता है, n की जगह पे क्या होगा? 1 होगा, और R को हम लोग क्या लिखते हैं? dx अपान dt लिखते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, इस dx अपान dt को हम इक्वल टू लिख सकते हैं k, और a की कंसंट्रेशन क्या है जब dt टाइम स्टार्ट हुआ? इस dt टाइम के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है? a माइनस एक्स है। तो k इंटू a माइनस एक्स, ये जो समीकरण आएगा ये हमारी अभिक्रिया का वेग नियम। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो a माइनस एक्स है इस टर्म को इधर लेके आएंगे और dt को इधर लेके, यानी कि a माइनस एक्स को इधर ले आएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। dt यहाँ डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये a माइनस एक्स इधर कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। अब समीकरण 2 को समाकलित करने पर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू, बता चुके हैं पिछले वीडियोज में कि ये k कांस्टेंट है तो ये समाकलन के बाहर रहेगा, और यहां समाकलन होगा किसका? dt का। अब यहां तक उम्मीद है अभी सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस स्टेप पे आता है। मैथ्स वाले तो मोस्टली समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने बायोलॉजी ले रखी है उनको ये स्टेप समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये dx अपान a माइनस एक्स का समाकलन कैसे होता है। dt का तो बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि डायरेक्ट dt का जो समाकलन हो जाएगा वो t प्लस सी लिखते हैं, लेकिन अब जब हम इसका समाकलन करेंगे dx अपान a माइनस एक्स का, तो इसका जो समाकलन होता है वो कैसे होगा। इसका समाकलन करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है 1 अपान एक्स dx इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। ये समाकलन का एक फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx, इसकी वैल्यू होती है log ई एक्स प्लस सी। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, 1 अपान ए माइनस एक्स है। हमको जो समाकलन करना है 1 अपान ए माइनस एक्स का समाकलन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है 1 अपान एक्स का, a माइनस एक्स का नहीं, तो a माइनस एक्स को 1 अपान एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पे लेट कर लेंगे a माइनस एक्स को हम मान लेते हैं t या कुछ भी, हम अभी इस समय t मान ले रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें अगर, तो नियतांक का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस dx और ये हो जाएगा dt, यानी यहां से जो माइनस dx की वैल्यू आई वो dt आई और dx को हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं। ये जो एज्यूम किया, लेट किया कि a माइनस एक्स जो है हमारा, a माइनस एक्स, इसको हम t मान लेते हैं। समझ लीजिएगा सही से कि जो ये 1 अपान a माइनस एक्स का है समाकलन, इसके लिए पहले हमें a माइनस एक्स को t मानना है, और जब t माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल वही रखना है। यहां पे अगर हम t लिखेंगे तो समाकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि x के रेस्पेक्ट में। तो dx की जगह हमको dt चाहिए, तो dt की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, अवकलित कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन में जो नियतांक है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस dx, और ये t बदल जाएगा किसमें, dt में। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt। यानी कि अगर हम a माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखें, t लिखें, तो जो हमारा dx है वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब समाकलन 1 अपान t क्या लिखा जाएगा, यहां पे t लिखेंगे क्योंकि a माइनस एक्स को t माना है, और ये माइनस लगा है तो माइनस आगे लिख देंगे। क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी, और dx की जगह पे हो जाएगा dt। अब हमको फार्मूला पता है कि 1 अपान एक्स dx का होता है log e x, तो 1 अपान टी dt का क्या हो जाएगा, log बेस e t प्लस सी। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, log बेस e t प्लस सी, और ये जो निगेटिव साइन है ये यहाँ पे आगे लगा रहेगा। और अब t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, t को हमने क्या माना, a माइनस एक्स, तो t की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस e a माइनस एक्स प्लस सी। किस में आएगा, ये निगेटिव वैल्यू में। तो समझ में आ गया सभी को। एक बार शॉर्ट में हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ज्यादातर लोग फंसते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान a माइनस एक्स dx निकालना है, तो पहले हम a माइनस एक्स को क्या मानेंगे, t मानेंगे। यहां से 0 माइनस dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt, और वो भी किसमें, निगेटिव में। अब समाकलन के लिए हम लिखेंगे माइनस 1 अपान a माइनस एक्स को लिखेंगे t, और dx को लिखेंगे dt, माइनस साइन आगे लगा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला हमारा होता है 1 अपान एक्स dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log बेस e x।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई टी और प्लस सी। यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस लॉग बेस ई टी की जगह वापस रख देंगे उसकी वैल्यू जो ए माइनस एक्स मानी थी और ये प्लस सी। तो यहां से जो इसका जो समाकलन है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स प्लस सी। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करने जा रहे हैं। आई होप कि अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चाहे मैथ्स का हो या बायोलॉजी का। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पे ये वैल्यू अगर हम रखें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा के और dt का हो जाएगा t और साथ में एक नियतांक c जोड़ दिया जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 3 में हमको इस c की वैल्यू चाहिए। आपको दिख रहा होगा जैसे पिछले प्रूफ में हम लोगों ने किया था कि इस c की वैल्यू निकाली थी फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया था। अब देखो यहाँ पे जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 0 थी। अब when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी यहां पे देखो इस a की जगह पे तो a ही रहेगा माइनस लॉग बेस क्या रहेगा e और ये हो जाएगा a, लेकिन x की वैल्यू क्या है 0 और अब इक्वल टू ये देखो t, अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल होगा 0 प्लस c के। यहां से c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ ये तो बस a बचेगा, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग बेस e a, ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। c का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब अगर हम c का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और माइनस में लॉग बेस e a। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखते हैं इस माइनस लॉग बेस e a को इधर ले आएंगे तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा लॉग बेस ई ए और ये माइनस में लिखा है यहाँ पे लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। अब दो फार्मूले लघुगणक के आपको क्लास हाई स्कूल या 9th में ही पढ़ा दिए गए होंगे, आपको याद होंगे कि जब लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन लिखा हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग बेस ई एम अपान एन, पता होगा आपको। इसी चीज को अब यहां पे अप्लाई करेंगे। ये लिखा है लॉग बेस ई एम और लॉग बेस ई एन। अगर हम ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे के टी की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। अब एक तो ये समीकरण बना, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे। अब एक फार्मूला और होता है लघुगणक का कि जब लॉग बेस ई एक्स को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, यहाँ पे x कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब 10 में चेंज करते हैं बेस ई का क्या कर देते हैं 10, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2.303 से। एक ये भी फार्मूला यहां लगा दें। अगर हम इस बेस ई को क्या करें बेस 10 कर दें तो यहां पे जो के टी की वैल्यू होगी ये आ जाएगी 2.303 अपान वो 2.303 और साथ में
लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ई की जगह पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस ई को बेस 10 में चेंज किया है। तो इस वैल्यू से क्या कर दिया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से k या t किसी एक को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, अगर हमें k के टर्म में फार्मूला चाहिए तो, और अगर t के टर्म में चाहिए तो हम लोग k को इधर भेज देंगे। फिलहाल k इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, t को यहां भेज दें तो 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेते हैं 5। यही समीकरण 5 जो आया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम है। जो लोग अभी पूरा प्रूफ ना लिख पाए हो, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, तो वो लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये फार्मूलाज हैं जो अप्लाई हुए हैं, एक ये फार्मूला मेन है, एक यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है, और इसके पहले यहाँ पे जो समाकलन में फार्मूला लगा है वो हम एक्सप्लेन करके पहले बता चुके हैं। तो वो लोग अपना एक कंप्लीट नोट एक अलग से लिख के बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं और इस इक्वेशन 5 का एक दूसरा रूप भी देखते हैं। जैसे कि शून्य कोट की अभिक्रिया में हमने बताया था कि जो ये अभिक्रिया का जो समाकलित वेग नियम है, ये दो तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के वेग को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। उसके आधार पर अभी अभी हमने प्रूफ के शुरुआत में बताया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ A2 उत्पाद होता है, इसमें ये जो A है इसको A0 से भी लिखते हैं, और A माइनस एक्स को हम लोग किससे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसी इक्वेशन 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और लॉग बेस 10। अब देखो ये A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A0, और यहाँ पे A माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि A। कुछ बुक्स में इसी चीज को इस तरह से भी दिया जाता है कि 2.303 T लॉग बेस 10, और इसको CA कंसंट्रेशन ऑफ A एट 0 टाइम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CA फाइनल, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं, ये तीनों ही इक्वेशन से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम दर्शाया जाता है। अब अभी हम लोग पिछले प्रूफ में एक जगह पे ये चीज नोट कर चुके हैं कि इसी इक्वेशन का एक फॉर्म ये भी होता है कि KT इज इक्वल टू लॉग बेस 10 लॉग बेस E A अपॉन A माइनस एक्स, और एक फॉर्म ये भी होता है KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इन दोनों फॉर्म्स को अभी हम पीछे ही प्रूफ के टाइम पे देख चुके हैं। तो इन दोनों फॉर्म से एक और इक्वेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बन के आती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब लॉग हटाते हैं हम, अगर किसी इक्वेशन को लॉग से हटाना है, हमें लॉग नहीं लिखना है वहां पे, तो जब ये लॉग हटाया जाता है तो इधर ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे e की पावर KT, बेस की पावर चढ़ा दी जाती है, e की पावर KT हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स, यानी लॉग को शिफ्ट कर रहे हैं, लॉग को हटा रहे हैं। तो e की पावर KT इज इक्वल टू A अपॉन A माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसको अगर हम इधर भेजें और A माइनस एक्स को इधर ले आए तो क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स इक्वल टू A अपॉन E की पावर KT, क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं A इंटू E की पावर माइनस KT। अब यहां पे देखें तो इस A को इधर ले आए और इस X को
उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस ए ई की पावर माइनस के टी और इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। एक ये इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बेस 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेस 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो यहां से इसको हटाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो के टी अपान क्या हो जाएगा 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब यहां से क्या होगा, ये लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर के टी अपान 2.303 इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स। सेम चीज फिर से करेंगे, a माइनस एक्स को इधर और ये वैल्यू इधर तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू a अपान 10 की पावर के टी अपान 2.303। यहां से a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू 10 की पावर माइनस के टी अपान 2.303। अब अगर देखो तो वही चीज यहां करेंगे, ये x उधर भेजेंगे और ये a 10 की पावर माइनस के टी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a 10 की पावर माइनस के टी अपान 2.303 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, a को कॉमन ले लें तो a कॉमन होगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की पावर माइनस के टी अपान 2.303। ये जो दो इक्वेशन है, ये जब बेस e रहेगा लघुगणक का तब, और ये बेस 10 के रिस्पेक्ट में, ये दोनों इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग नियम प्रदर्शित करती हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, उसकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने शून्य कोटि के देखे थे, अब हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहला लक्षण तो सिंपल वही इक्वेशन हो जाएंगी हमारी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किन किन इक्वेशंस पे, किन समीकरणों पर आधारित है, किन पर निर्भर करती है। तो पहला क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जो पूछे जाएंगे। दूसरा जो इसी पर आधारित बताया था कि 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, a को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स को फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ बनाते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है और अंतःखंड की वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कैसे, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं के टी अपान 2.303, टी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में और ये यहाँ पे डिवीजन में, और इसको वापस लिख सकते हैं लॉग बेस 10 a माइनस लॉग a माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ और इस टर्म को उधर ले जाओ तो यहां से हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स और बेस क्या रहेगा 10, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अपान 2.303 इंटू में क्या है साथ में t और प्लस में है लॉग बेस 10 a। अब पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है किससे मिलती जुलती है, सरल रेखा का जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं किसके किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? टाइम को। और y पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल कंसंट्रेशन को, log बेस 10 a माइनस एक्स। यानी कि सांद्रता और अभिक्रिया में लगने वाला जो समय है उनके बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो सरल रेखा हमको मिलती है उस सरल रेखा की जो प्रवणता है m वो कितनी आती है? माइनस यहाँ पे जो प्रवणता यानी कि tan थीटा की वैल्यू आती है वो आती है माइनस k अपान 2.303। और जो हमारे अंतःखंड की वैल्यू आती है, ये अंतःखंड की वैल्यू किसके बराबर होती है? log बेस 10 और a। यानी कि जब t और log a माइनस x के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रा करते हैं हम, तो जो हमारा अंतःखंड है उसकी वैल्यू log बेस 10 a होती है और जो प्रवणता आती है वो रेखा की प्रवणता होती है माइनस k अपान 2.303। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता n गुनी करने पर, अभिकारक की सांद्रता n गुनी करने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी n गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम सांद्रता को 2 गुना कर दें तो वेग भी 2 गुना हो जाएगा। समझ गए? अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4। ये थर्ड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई क्या होती है? तो वेग की इकाई वही होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन वेग स्थिरांक k की इकाई क्या होगी? हम जानते हैं k की सामान्य इकाई क्या होती है? वो होती है मोल की पावर क्या? 1 माइनस n, एंड लीटर की पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे हमारी क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। तो ये टर्म तो 1 हो जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी गई है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। किस फार्मूले से आई? ये पीछे हम पिछले वीडियोज में भी बात कर चुके हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय अनंत होता है, अर्थात यह कभी भी पूर्ण नहीं होती। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। और अगला जो पॉइंट है 6th पॉइंट, वो पॉइंट है अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल यानी कि अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में कितना समय लगता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु यानी कि t½ या t 50% या t 0.5, इन सभी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो t½ की वैल्यू क्या होगी? हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षणों में ये बता चुके हैं कि जो हमारी अर्ध आयु होती है, अर्ध आयु का मतलब होता है कि जब t½ हो जाए तो हमारी जो कंसंट्रेशन है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यानी कि a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। तो अर्धायु की परिभाषा क्या हुई? अभिक्रिया में लगा वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता
अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। देख लेते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि T इक्वल टू प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है 2.303 अपान K log बेस 10 A अपान A माइनस एक्स ये होता है। यहाँ पे T क्या हो गया है T हाफ, जब T हो जाएगा T हाफ तो ये 2.303 अपान K प्रारंभिक सांद्रता तो A ही रहेगी, लेकिन ये जो A माइनस एक्स है ये क्या हो जाएगा A अपान 2। तो यहाँ पे एक से A की वैल्यू क्रॉस आउट हो जाएगी, यहां से ये 2 ऊपर जाएगा तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान K इंटू लॉग बेस 10 2। और हम जानते हैं log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो T हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपान K। यहाँ से जो T हाफ की वैल्यू मिलेगी 0.693 अपान K, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु होती है T हाफ, इसकी वैल्यू आती है 0.693 अपान K। ये जो फार्मूला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम और एक ये फार्मूला जो है, ये दोनों ही फार्मूले आपको इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।